हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि राज्यों का विकास किस प्रकार हुआ था और राज्यों के विकास में किस तरह से ब्राह्मणों की और भाटों की भूमिकाएं थी। इसको हमने देखा था। धीरे धीरे राज्य जो है आपस में एक दूसरे पर युद्ध करके राज्यों बढ़ने लगे। इस समय अधिपति राजा और सामंत राजा दो प्रकार के राजा हुआ करते थे। राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमिका और अधिकार क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। अनेक युद्ध हुए और इन दोनों जो राजा हार जाते थे उन्हें आमतौर पर अपने राज्यों को सौंप दिया जाता था और उसके बदले विजयी राजा की कुछ शर्तें उनको माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि वह विजयी राजा उसका स्वामी है, अर्थात जो राजा हार जाता था वो जीते हुए राजा को अपना स्वामी मानता था और विजयी राजा उसे अपना अधिपति कहलाता था और विजयी राजा जो था वह अधिपति कहलाता था। किंतु पराजित राजा को यह दिखाने के लिए कि वह किस राजस का द्वारा पराजित किया गया, उसका नाम बताने के लिए उसे अपने नाम के आगे उसका नाम लिखना पड़ता था। जैसे परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज श्री भोज देव के चरणों में रहने वाले महासामंत श्री क्षितिपाल। इस प्रकार उनके अपने नाम के आगे अपने विजयी राजा का नाम लिखना पड़ता था। इसके अतिरिक्त पराजित राजा को महाराजा धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाला क्षितिपाल। इसके अतिरिक्त क्या होता था, सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उन्हें समय समय पर तोहफे दिया करते थे। यदि अधिपति राजा किसी युद्ध में जा रहा होता है तो या युद्ध लड़ रहा होता है तो सामंत राजा जो है उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भी भेज देते थे। इसके अलावा प्रमुख राजवंश इस समय कौन कौन से थे? सन 1800 से लगभग 1000 ईस्वी तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति में दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश थे, जिसमें उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों राजा जो थे कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे और इसके लिए लगभग वे 200 वर्षों तक युद्ध करते रहे। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इस समय कलचुरी राजवंश का था, जिसे हय्यई वंश भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख थे कलिंगराज, रत्नदेव, जाजलदेव आदि प्रमुख थे। सन 1000 ईस्वी के आसपास कलिंग राज ने समूचे दक्षिण कोसल पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। उसमें तुम्बाड़ नगर ने अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक वहां पर शासन किया, स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। उन पर किसी दूसरे राज्य का अधिकार नहीं था। इस वंश के रत्नदेव ने महाकोसल क्षेत्र में रतनपुर राज्य को अपनी राजधानी बनाया था और उन दिनों दक्षिण महाकोसल के क्षेत्र रतनपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था। उस समय रतनपुर जो था एक बड़ा शहर था, उसके बराबरी का कोई दूसरा शहर नहीं था। इसलिए उन्होंने रतनपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर पश्चिम मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए। इनमें से प्रमुख थे चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार आदि वंश जो थे यह प्रसिद्ध थे और ताकतवर शासक थे। इन राजवंशों की विशेषता थी कि यह अपने राज्य को जो है कई शाखाओं में अलग अलग बांटकर शासन करते थे। जैसे प्रतिहार वंश का शासन कहाँ उत्तर भारत में था, पूर्वी भारत में पाल वंश का था।
इस प्रकार ये राजा जो है एक जगह स्थान पर शासन न करके अपने राज्यों को अलग अलग अंशों में बांट करके उसमें शासन करते थे। जैसे एक यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर शासन कर रहा है तो दूसरा बिहार में उसी वंश के शासक जो है शासन करते थे। इस प्रकार वे अपने राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में बांट करके उसमें शासन करते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि यदि ये राजा किसी दूसरे राज्य को युद्ध में हरा देते थे तो वहां पर जाकर उनके ऊपर शासन करते थे और उस पर शासन करने वाला जो वंश रहता था उसी वंश के नाम से वह जाना जाता था। इस समय मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था राजा भोज। भोज ने सन 1000 से 1035 तक शासन किया और अपनी शक्तिशाली सेना के कारण वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापित करने में सफल रहा। भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला आदि का भी गहरी रुचि रखता था। इस समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक जिसका नाम था महमूद गजनवी, उसने सन 1000 से लेकर 1025 तक बार बार उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और उसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? शासन स्थापित करना नहीं बल्कि धन लूट करके अपने राज्य चले जाना था। तो वो बार बार आक्रमण करता था, वहां से धन लूटता था और अपने शासन अपने देश वापस लौट जाता था, अर्थात मध्य एशिया लौट जाता था। इस समय मोहम्मद गजनवी के साथ एक विद्वान भारत आया जिसका नाम था अलबरूनी। वह गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण कर पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया। अपने देश लौटने के बाद उसने 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद, अर्थात हिंद की खोज। इस किताब में उसने भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र आदि का विस्तार से वर्णन किया था। इसके पश्चात राजवंशों की शासन नीति कैसी थी? राजवंशों के इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था। राज्य के जो अधिकारी थे उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े बड़े भूभाग जो हैं उन्हें दान के रूप में दे दिए जाते थे, जिससे कि ये लोग वहां पर लगान वसूल करते थे और वही इनका मेहनताना होता था, वही उनका वेतन होता था। इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व जो है बढ़ गया था। राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी। बड़े अधिकारी और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी जिन्हें वे जरूरत के वक्त राजा की मदद के लिए भेजते थे। सेना में पैदल सैनिक के अलावा हाथी और घोड़ों का महत्व बढ़ गया था। लगातार युद्ध करने के कारण यहाँ पर सेना की आवश्यकता अधिक पड़ती थी, परंतु राजा के पास अधिक बड़ी सेना नहीं होती थी। इनके जो सामंत हैं जिन पर ये पहले से शासन करते थे या हराकर जिन पर अपना शासन स्थापित किया था, वे सामंत थे या और अधिकारी जो थे उनके पास छोटी छोटी सेनाएं हुआ करती थे। पर और यदि राजा को आवश्यकता होती थी तो वह उनकी सेना की सहायता लेता था। इनकी सेना में पैदल सैनिक थे, हाथी और घोड़े दोनों ही प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था। आर्थिक रूप स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें प्रत्येक सामंत और अधिकारी के पास अपनी एक सेना हो, वहां पर कुछ राज्य में कुछ खतरे भी होते थे। क्या होता था? ये अधिकारी
जिनके पास सेना होती थी वह राजा की अवहेलना करते थे, यानी राजा की बात को नहीं मानते थे और वे हमेशा अपने लिए स्वतंत्रता और अधिक स्वतंत्रता और अधिक स्वतंत्रता की आशा रखते थे, जिसमें इनकी सेना इनकी मदद करती थी। इस समय दक्षिण भारत में चोल वंश जो था एक बड़ा शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज चोल, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया अर्थात अधिकार स्थापित किया, बल्कि सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इनका उद्देश्य भी युद्ध के दौरान राज्य स्थापित करना नहीं बल्कि धन बटोरना था। इन्होंने धन इकट्ठा करने की लालच में उड़ीसा और बंगाल तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की थी। इस समय समुद्री यातायात के द्वारा जो सैनिक बेड़े हुआ करते थे, उनकी सहायता से इन्होंने समुद्र पार करके श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया था और काफी समय तक श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा जो है चोल राजाओं के शासन का हिस्सा बना रहा। चोल राजाओं की एक सैनिक सफलता का आधार था उनकी शक्तिशाली थल और जल सेना। इनकी शासन के शक्तिशाली बनाने में इनकी सेनाओं ने इनकी मदद की थी। सैनिक अभियानों से मिले धन से चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। जो धन इन लोग दूसरे राज्यों को हरा करके जीत लेकर आते थे या वहां से लूटकर जो लाते थे धन, उसे कई मंदिर बनवाए। मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम पर उन मंदिरों को बनवाने वाले राजा का नाम पर होते थे। जो भी राजा मंदिर बनवाता था उस मंदिर का नाम उस राजा के नाम पर रख दिया जाता था। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया, इस प्रकार से वे उस मंदिर पर अपना नाम दे देते थे। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल शासकों ने प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए। अपना शासन के खर्च और अपनी सेना का खर्च को उठाने के लिए उन्होंने अपने जनता पर टैक्स लगाया, कर लगाया और भूमि पर लगने वाला कर इनमें सबसे महत्वपूर्ण था। यह कर उत्पादन के 1/3 हिस्से तक होता था। इसके अलावा व्यापार पर लगने वाला कर भी काफी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ बड़े निर्माण कार्य जैसे तालाब, नहर आदि बनाते समय गांव वालों से बेगारी की मांग भी की जाती थी। ग्राम व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ। अपनी सेना के खर्चों को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जनता पर टैक्स लगाया, जिसमें भूमि कर जो था सबसे महत्वपूर्ण कर था, जो कि उत्पादन का 1/3 हो सकता था। इसके अलावा व्यापार कर भी था, वह भी एक महत्वपूर्ण कर था। इन करों से प्राप्त राशि से उन्होंने बड़े बड़े निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे तालाब, नहर आदि बनवाना, जिससे लोगों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन इन्हें बनवाने के लिए यहाँ के राजा जो है गांव वालों से यह उम्मीद भी करते थे कि वे बेगारी करें, अर्थात बिना मेहनत का पैसा लिए काम करें, बिना पैसा लिए वे काम करें। ठीक है, इस समय जो है ग्राम व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ था। गांव में शहरों का विकास किस प्रकार करना चाहिए, जैसे आज के समय में होता है। शहर विकास के लिए निगम है, नगर पालिका है, नगर निगम है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत है।
इसी प्रकार की व्यवस्था इनके शासन काल में हुई थी। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ओके, बाय।